हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा डेली एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आज के आर्टिकल के बारे में कौन कौन से आर्टिकल दिए गए। इसके आज के आर्टिकल के अंतर्गत पहला आर्टिकल है गरीबी के विरुद्ध विरोधाभास, दूसरा आर्टिकल मेवात घटनाक्रम के बारे में, और इसी तरीके से तीसरा आर्टिकल भी दिया गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पहले आर्टिकल की शुरुआत करते हैं कि घटती गरीबी के विरोधाभास के संदर्भ में आर्टिकल क्या कहता है। इसके संदर्भ में देखते हैं कि क्या आंकड़े दिए गए हैं, किस तरीके से गरीबी घट रही है। ये आंकड़ा एक देखते हैं कि कहाँ दिख रहा है, बट ऐसी सिचुएशन कहीं देखने को नहीं मिल रही है। आंखों के सामने हकीकत चाहे जैसी भी हो, मगर नीति आयोग के दावों पर यकीन करें तो हमारे देश में 13.5 करोड़ से अधिक लोग गरीब नहीं हैं। मतलब ये तो है ही कि जो चीज़ दिख रही है, दिखने के अकॉर्डिंग उसमें एक वैसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये जो आंकड़े आए हुए हैं उस पर बिलीव करना बनता है कि किस तरीके से गरीबी घटते हुए दिखी हुई है। कि हमारे देश में 13.5 करोड़ से अधिक लोग अब गरीब नहीं हैं, और गरीबी बढ़ने की रफ्तार 47 से घटकर 44% रह गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में गरीबी की संख्या तेजी से कम हो रही है। आंकड़ों में यह गिरावट सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में देखी गई है, जिसके मुताबिक गरीबी 32.59% से घटकर 19.28% हो गई है। तो ये आंकड़े दिखा रहे हैं। और यह शहरों में 8.65% से घटकर 5.27% हो गई है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आदि बुनियादी ज़रूरतों से जूझ रहा है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भारत की गरीबी है वह 13.5 करोड़ से अधिक लोग गरीब नहीं रहे हैं। मतलब इतने गरीब को पुनरुत्थान हुआ है। गरीबी बढ़ने की इस रफ्तार में 47 से गिरावट 44% रह गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में गरीबी की संख्या तेजी से कम हो रही है। आंकड़ों में यह गिरावट सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली गई है, जिसके मुताबिक गरीबी 32.59% से घटकर 19.28% हो गई, और यह शहरों में 8.65% से घटकर 5.27% हो गई है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया है उसी तरीके से कि अगर गरीबी घटी तो है, लेकिन ये जो क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में बुनियादी जरूरतों के लिए लोग जूझ रहे हैं। वस्तु स्थितियों के दूसरे पहलू को ऑक्सफैम की इसी साल की रिपोर्ट जो जनवरी 2023 में आई थी उसमें कुछ और हकीकत बयां कर रही है। यह तो नीति आयोग की रिपोर्ट है, लेकिन जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई हुई थी उसमें जनवरी 2023 में उसमें कुछ ही अलग ही आंकड़ा बताया गया। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब भारत में है, और जिसमें 22.89 करोड़ लोग असहनीय गरीबी में जी रहे हैं। जबकि इस बीच में देश में अरबपतियों की संख्या 62.74 7,451 इजाफा हुआ है। तो 63% के लगभग 63% इजाफा हुआ है ना। यह अचरज की बात, एक साथ गरीबी घटने और अमीरों की संख्या बढ़ने के इस विषम मतमात से गहराई से नज़र दौड़ाए तो कुछ और सच्चाई सामने आती है। मतलब जो गरीबी अमीरी का जो गैप है वह कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला हुआ है। इसी तरीके से विश्व बैंक की जो पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बीते 2 वर्षों में देश की 5.6 करोड़ लोग अपनी निम्न मध्य वर्ग की हैसियत से फिसलकर गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं, और दुनिया भर में जो गरीब कुल संख्या 7.1 करोड़ बढ़ी है उनमें से 8% से तो अकेले भारत में ही है। मतलब जो रेशियो जो विश्व बैंक की रिपोर्ट का आया है उसमें 80% अकेले भारत में ही गरीबी बढ़ी हुई है। मतलब 7.1 करोड़ गरीबी बढ़ी हुई है दुनिया भर में, लेकिन जिसमें से 80% तो सिर्फ भारत की है और 20% पूरे अन्य देशों की है। तो ये इसके अंतर्गत कुछ रिपोर्ट है। और एक और रिपोर्ट आती है भारत की अत्यंत विषमता अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाली विश्व असमानता रिपोर्ट बताती है कि देश के कमजोर वंचित परिवार की नई पीढ़ी का भविष्य तेजी करने से असुरक्षित हो रहा है, और शीर्ष 10% प्रभु वर्ग राष्ट्रीय आय का 57% हजम कर रहा है, और इस 10% आबादी के शीर्ष 1% अमीर 22% आय के मालिक बन चुके हैं, जिससे राष्ट्रीय आय में निचले स्तर के 50% की हिस्सेदारी समेटकर 13% रह गई है। ऐसे हालात कई एक बुनियादी कारण हैं जिन्हें यह रेखांकित करना जरूर लगता है कि नीम चढ़े करेले की तरह भयावह महंगाई और बेकाबू बेरोजगारी इस हालत के लिए खाद पानी का काम कर रही है। यह एक संदर्भ में देख सकते हैं।
हमने आज 3 रिपोर्ट पढ़ी। कौन सी रिपोर्ट? पहली तो नीति आयोग की रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि गरीबी कम हुई है। यहाँ पर जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट में एक अलग ही सच्चाई बताई गई है। फिर जो विश्व बैंक के द्वारा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें तो 7.1 करोड़ जो गरीबी बढ़ी है, उसमें 80% तो भारत की ही गरीबी को दर्शाया गया है। अब देखते हैं कि पिछले कुछ दशकों में आंकड़ों में दावे चाहे जो भी किए जा रहे हो, लेकिन देशों में बसावट का जनतांत्रिक ढांचा गांव और शहर 2 इकाइयों से विभाजित है, जिनके बीच अपनी आधारभूत संरचनाओं में भारी अंतर और हर धर्मी योजनाओं, आर्थिक उपक्रमों और अदूरदर्शिता न्याय संगत के चलते सभ्य असभ्य विकास की पिछड़ेपन की पंचमेल खिचड़ी पक रही है। कई ताजा अध्ययन के इसके साक्ष्य है कि श्रमबल, जमीन, पशुधन, अन्न, दूध, फल, सब्जियों आदि के लिए गांवों पर निर्भर शहरी अनुत्पाद तंत्र अथाह पूंजी की संगति में कॉरपोरेट सहशक्तियों की सहमति और साझेदारी तथा श्रम कानूनों की उदासीनता से व्यवस्थाओं के नाम पर जीवन यापन के मुख्य आधार गांव के उत्पादक वर्गों और नियंत्रण संचालित कर रहा है, जिसकी रफ्तार बाजार पोषित आधुनिक विकास प्रबंधन ने और तेज कर दी है, जिसकी कीमत हमारी जीवनदायी सुजला सुफला नदियाँ, दुर्गम पर्वतीय बीहड़ जंगल क्षेत्रों को चुकाने में बेबस है। पूरा परिदृश्य किसी अगम अथाह ग्रहवश से घिर चुका है और कुछ पल के मौजूदा चमक दमक को आंखों से उछल कर देखें तो इस असहनीय हालत में अभावग्रस्त लोगों की संख्या में बेतहासा बढ़ोतरी हुई है। विस्थापन के लिए अभिशप्त गांव के गांव उजड़खंड हो जा रहे हैं और एक झटके में ऐसी आबादी की तादाद 19 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ तक पहुंच गई है। कथित विकास के नाम पर जारी जल जंगल जमीन को लीलती जा रही है विनाशशील। एक साल में ही आर्थिक अभावों के चलते 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के 65% बच्चों को भूख की नींद सुला देती और एक और अपरिमित विकास के दावे हैं तो दूसरी ओर निम्न आय वाले परिवारों के ज़्यादातर बच्चे आज भी स्मार्टफोन, टैबलेट, इंटरनेट जैसी सुविधा की तकनीकी भावनाओं से वंचित हैं। दोहरे मानदंडों वाली इस कथा में एक और पन्ना पर दर्ज होती है कर्मचारियों की तनख्वाह जो 13.19% की कटौती और सीईओ के वेतन में 9% का इजाफा हुआ है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अनुशंसा है कि न्यूनतम वेतन सीमा इस तरह निर्धारित किया जाए जिससे श्रमिकों परिवारों की आवश्यकता जरूरतें बाधित ना हो। इसी असमानता विषमता की कोख से यह सच्चाई भी पैदा हुई है कि देश में 70 करोड़ लोगों की संपत्ति से ज़्यादा पूंजी 21 अमीरों के हिस्से हो चुकी है और गुजरे 2 वर्षों में उनकी कुल संपत्ति 121% रही है। इस इजाफे के साथ ही उनकी संख्या में 101 से बढ़कर 166 हो चुकी है। बेतरतीब विकास, नव शहरीकरण की अवधारणा और आधुनिक बाजारों में सूचना माध्यमों के जरिए ग्राम स्वराज में सपनों को तरोहित सा कर दिया है। ईसाईजीवी ताना बाना भी तेजी से बितर हुआ और जिसका प्रभाव गहरे तक खासकर ग्राम्य परिवेश के रिश्ते नाते अनुत्पादन बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। समृद्धि के सपने कौन देखे, मनरेगा तक की कमर भी टूटी पड़ी है तथा गौरतलब है कि गाँवों, पिछड़े इलाकों से लगातार पलायन बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर मालदार वर्गों के लोग इन देश के महानगरों में उजड़ कर विदेशों में बसते जा रहे हैं। यह स्थिति बताती है कि हमारी विकास योजनाओं में निश्चित ही आदूरदर्शिता है। ऐसी स्थितियों में गांव की आर्थिक आत्मनिर्भरता को पंख कैसे लगे प्रश्न स्वाभाविक है। जैसे कृषि उत्पाद नीति के तहत खाद्यान्न के भारी आयात में गांव के पूरे फसली ढांचे को ही चरमरा कर रख दिया है। जब 50 लाख टन दाल हम विदेशों से मंगा लेंगे तो बुंदेलखंड की दालों के कटोरे की कैसी गत बन जाएगी। यह एक स्थिति को हम संदर्भित कर सकते हैं कि लगभग 130 करोड़ टन खाने का तेल भी विदेशों से आयात हो रहा है। आयात बिल तेल के कुल कृषि बजट से 3 गुना ज़्यादा हो चुका है। बीते एक दशक में ही आयात बिल 150% तक बढ़ गया है। यह पूरी रचना कॉरपोरेट घरों और शहरों को समृद्ध बनाने के लिए गांवों में सीने पर मूंग दल रही है। ऐसे में गरीबी भुखमरी गांव में बढ़ेगी, नहीं तो क्या होगा। यह किसी पलट कर सोचने की फुर्सत है या यह सवाल भी क्यों नहीं निर्णायक लगना चाहिए कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में देश के 51% किसानों ने क्यों छेड़ी छोड़ना चाहते हैं। क्या ग्राम स्वराज अवधारणा गलत थी जो किसानों को लूटने के लिए गोदामों में भंडारण की सार्वजनिक वितरण प्रणाली
लागू की गई है। आज कृषि नीतियां वे अधिकारी बनाते हैं जिनके पास मात्र कागजी कृषि समझ हो। जय जवान जय किसान का नारा तो तब का पीला पड़ जाता है, तभी तो देश के नए अरबपतियों में 32 स्वास्थ्य क्षेत्रों में 7 दवा उद्योग तक के शुमार हो जाते हैं, लेकिन एक और भी कृषक शामिल नहीं हो पाता। इसलिए कभी हमारी समृद्धि संस्कृति के प्रतीक रहे गाँवों में गरीबी घटने के दावों पर विश्वास करना आज मुश्किल हो गया, और यह सब ऊपर ऊपर थोपने दिखाने के लिए अमीरी में गरीबी की मिलावट जैसा लगता है। अब यहाँ पर यह हमने गरीबी से संदर्भ में क्या रिपोर्ट आई है, ये 3 प्रमुख रिपोर्ट आई है जिसका अनुमान इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से गरीबी दिख रही है, गरीबी दिख रही है कि कुछ और, जिसमें जो बड़े लोग हैं उनकी मुद्रा स्तर में या उनके लिविंग स्टैंडर्ड में कुछ बदलाव हो रहा है। तो इनमें काफ़ी गैप जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, जैसा कि इस आर्टिकल में देखा हुआ है। अब हमारा दूसरा आर्टिकल आता है, हरियाणा के नूह में जो घटना हुई है, उस पत्थरबाजी वाली घटना हुई है, उसमें कितना जान माल की हानि हुई, कैसा क्या क्या रहा, कितनी अवैध चीज़ों को हड़पाया गया, हर किसी के संदर्भ में इस आर्टिकल को पढ़ते हैं कि क्या वहाँ की अभी स्थिति रही है। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा पर हुई पत्थरबाजी के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन्हीं इमारतों से पत्थर बरसाए गए थे। अब पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वहां इमारतों को बुलडोजर से ढहाने पर रोक लगा दी है। प्रशासन का दावा है कि अब तक 37 जगहों पर 57 एकड़ जमीन से अवैध निर्माण हटा दिए गए। नूह में अब तक 162 अस्थायी और 551 अस्थायी निर्माण गिराए चुके हों, और प्रशासन अब भी अपने फैसले पर अड़िग है और मेवात इलाके में सारे अवैध निर्माण की पहचान की जा रही है और उन्हें गिराया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से दंगा फैलाने वाले दूसरे तरह के अपराधों में शामिल लोगों को दंडित करने का यह चलन बढ़ रहा है। उनके मकान दुकान बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिए हैं, और यह चलन सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। उसकी नकल में मध्य प्रदेश सरकार ने आपराधिक तत्वों को नकल करने का यह तरीका अपना लिया गया। अब हरियाणा सरकार भी उसी रास्ते पर चल चुकी है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके किसी भी प्रकार के निर्माण को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। उसे कानूनन ध्वस्त करने का अधिकार सरकार के पास है, मगर इस पर बुलडोजर चलाने को लेकर सवाल इसलिए उठने लगे हैं कि प्रशासन को किसी अवैध निर्माण के बारे में तभी जानकारी क्यों मिली जहां वह दंगाई भड़क उठता है या कोई बड़ा अपराध हो जाता है। हालांकि दूसरी सरकारों की तरह हरियाणा सरकार का भी कहना है कि जिन लोगों में नूह में अवैध कब्जा करके निर्माण कार्य किए उन्हें पहले से ही नोटिस भेजा जा चुका है, मगर किसी भी को यह तर्क गले नहीं उतरता कि उन्हें ठहराने के लिए बुलडोजर तभी क्यों चले जब धार्मिक यात्रा पर पत्थर बरसे और हरियाणा के अलग अलग शहरों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। आखिर इतने भूखंड पर इतने सारे अवैध निर्माण रातों रात तो हो ही नहीं गए। ऐसा भी माना जा रहा है कि इससे पहले भी निर्माण प्रशासन की नज़र में नहीं रहे होंगे। यह भी छिपी बात नहीं है कि सरकारी भूखंडों पर ज़्यादातर कब्जे सरकारी अमले की मिलीभगत से होते हैं। ऐसे में अगर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपनी चल रहे विध्वंस पर रोक लगाई है तो उसके सवालों को प्रशासन को आसान नहीं होगा। अवैध निर्माण गिराने के ऐसे अभियानों की कई शिकायतें आई हैं जिनमें भवनों पर बुलडोजर चला दिए गए हैं जिनमें किसी भी प्रकार की अवैध निर्माण नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में भी तो एक शिकायतकर्ता ने कहा है कि उसी मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला था, इसलिए भी सरकार की बुलडोजर प्रथा पर सवाल उठाते आ रहे हैं। ऐसे दंगे में किसी पर अपराध सिद्ध होने से पहले सरकारें अगर उनके मकान ध्वस्त कर देती हैं तो इसे न्याय नहीं कहा जा सकता है, और लोग बड़ी मशक्कत और हसरत से घर बनाते हैं और उन घरों में पूरे परिवार का सपना पलता है। उन्हें बुलडोजर चलाकर बेघर कर देना किसी कल्याणकारी सरकार का कदम नहीं माना जाता, जिसमें अवैध निर्माण हटाने के लिए भी नियम कानून का पालन ही होना चाहिए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक सरकार के लिए एक सबक है। तो इस तरीके का संदर्भ देखा गया है कि अगर कोई अवैध निर्माण है तो उस पर बुलडोजर चला देना उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए कुछ और भी नियम कायदे होते हैं जो इसके तरीके से अवैध निर्माण को ख़त्म किया जाए, जैसे कि सरकारी संपत्ति कुर्क कर ली जाए, जो अवैध निर्माण किया है उसको अपने अंडर में लिया जाए और उसके अंतर्गत उसको किसी सरकारी दफ्तर में बदलना या फिर लाइब्रेरी बनाना या फिर इस तरीके के कुछ भी ऐसे जो सार्वजनिक तौर पर कुछ स्थल है उनको स्थापित करके भी इसका सॉल्यूशन दिया जा सकता है।
अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल की संवेदनशीलता की हद के संदर्भ में। यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 2 बच्चों को जिस तरह से अत्याचार की घटना सामने आई है वह किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को दहलाने वाली है। इससे यही साबित होता है कि एक और कानून और पुलिस का खौफ लोगों में नहीं रह गया तो वही समाज में ऐसी प्रवृत्तियां मजबूत हो रही जिनमें इंसान अपना विवेक गंवा रहा है और किसी मामूली बात पर भी प्रतिक्रिया करते हुए बेरहमी की सारे हदी पार कर रहा है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील में कनकटी चौराहे के पास कुछ लोगों ने 2 बच्चों को चोरी के आरोप में पकड़ा और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। लोगों की इस क्रूरता का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि उन्होंने दोनों बच्चों के बीच अंगों में मिर्च डाल दी और पेट्रोल का इंजेक्शन लगा दिया जबरन पेशाब पिलाया। सिर्फ इतने से घटना के दौरान बच्चों की दशा के बारे में समझा जा सकता है। दोनों बच्चे गिड़गिड़ाते पीड़ा से चीखते और बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन लोगों ने उन्हें बर्बरता से पीटना जारी रखा। विडंबना यह है कि पिछले हफ्ते हुई बर्बरता के बारे में खुद पीड़ित बच्चों के परिजनों को तब पता चला जब इस घटना का वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया। उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल पीड़ित बच्चे इतने डरे और सहमे में चले गए कि उन्होंने अपने घर में भी नहीं बताया। ऐसा लगता है मानो यह किसी मध्ययुगीन समाज की घटना है जहां ना किसी को कानून की फिक्र है, ना याद रखना कि आखिर वे इंसान है और किसी सभ्य समाज में ऐसे अराजक और बर्बर बर्ताव की जगह नहीं हो सकती। भीड़ की शक्ल में मौजूद जो लोग उन दोनों बच्चों के खिलाफ ऐसा कर रहे थे, आखिर किन वजहों से उन्हें एक बार भी यह सोचना जरूरी नहीं लगा कि अगर उन बच्चों को चोरी का आरोप है तो वह जांच करना पुलिस का काम है। अगर बच्चों ने ऐसा किया भी था तो उनके खिलाफ की गई ऐसी बर्बरता सीधे सीधे लोगों की विवेकहीनता, कुंठा और अराजकता का सबूत है। दरअसल आम लोगों में कई स्तरों पर जागरूकता और संवेदनशीलता का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। किसी मामले में अपराधी अगर ताकतवर और सब वाले होते हैं तब ज्यादातर लोग डर की वजह से इस तर्क पर चुप्पी साध लेते हैं कि उन्हें के खिलाफ अपना काम करेंगे। लेकिन अगर किसी आपराधिक घटना के महज आरोप में कोई कमजोर व्यक्ति पकड़ में आ जाता है तो उसे खुद सजा दे डालने की उतारू हो जाते हैं। यह कानून शासन के साथ साथ अपने विवेक को भी ताक कर रखता है और हिंसक और अराजक भीड़ के साथ शामिल होकर किसी को सजा देने का ख्याल पालने वाला व्यक्ति अपना विवेक खोकर अराजक तो हो जाता है लेकिन उसमें अंजाम के बारे में नहीं सोच पाता। एक और वह अपनी इंसानियत खो रहा है तो दूसरी ओर वह खुद को कानून के कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसके अलावा सरकार के कानून के राज का दावा करने और जमीनी हकीकत में फर्क है। सिद्धार्थनगर में दोनों बच्चों के साथ हुई बर्बरता ने सरकार, शासन, समाज के रवैये, लोगों के बीच तेजी से बढ़ती विवेकहीनता और संवेदनहीनता से जुड़े कई गहरों पर सवाल उठाया गया है। तो इस तरीके की घटनाएं जब समाज में होती हैं तो वह कई तरह के क्वेश्चन पैदा करती हैं कि यहाँ का कानून व्यवस्था कैसा है। कानून व्यवस्था के साथ ही इंसानों की फितरत के बारे में कि इंसान जो जिस तरीके से ये करते हैं उसमें क्या उनके अंदर कोई विवेकहीनता या कुंठा या अराजकता की स्थिति मौजूद नहीं है जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसी से संबंधित में यह आर्टिकल था। यहाँ पर यह आर्टिकल फिनिश होता है। और भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।